हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। टुडे इन दिस वीडियो मैं आपका जो लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था उससे आगे का कंटिन्यू करवाऊंगी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी अपना रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उस पर मेरी 2 वीडियो अब तक की अपलोड हो चुकी हैं। आगे की वीडियोज़ के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बताया था एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बताया था। आई होप आप सभी बच्चों ने वो मेरे लेक्चर देखे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख करके आएँ। उसके बाद ही आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है ना। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और कही थी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अलग से वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर कंटेंट। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सब की तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी अगर आपको डिस्कशन करना है रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर आप लाइक नीट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहते हैं बायो का, या फिर आप जो बच्चे CSIR नेट के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे CSIR नेट के ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए इन वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरा CSIR का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो, मल्टीपल वीडियोज़ वहाँ पर मेरी रखी हुई हैं और बहुत सारे असाइनमेंट के रिगार्डिंग भी मैंने चीज़ें वहाँ पर डाली हुई हैं। तो प्लीज़ जाइए, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसको, वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप किस तरीके से मुझे और इम्प्रूवमेंट के सजेशन दे सकते हैं वो अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, राइट। सभी बच्चों को पता है कि मैंने अपना ये सेशन शुरू कर रखा है जिसमें मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी करा रही हूँ। और ये जो बुक है ये हमारी एक मैम है, PW की मैम है, सभी को पता होगा इनका, समाप्ति महापात्रा मैम है। इनकी खुद की बुक है मेडिजी करके, PW की। ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। इसका लिंक मैं आपको चाहूँ तो, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई पूछता है तो मैं उसको इसका लिंक दे सकती हूँ, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं जाकर के, आप वहाँ से इसको परचेज कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है ये बुक आपके लिए, नीट वाले बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और मेरे खुद के नोट्स भी मैं कई बार अपने चैनल पर समझाती हूँ। ऑलरेडी दे आर प्रिपेयर्ड, उनकी एक कॉपी जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। द थिंग कि वो नोट्स थोड़े से बड़े हैं और उनको समझाने में मैं अलग तरीके से उनको समझाऊंगी, थोड़ा उनको मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहती हूँ। अभी के लिए मैं, जो बच्चे फास्ट रिवीजन चाहते हैं, क्विक रिवीजन चाहते हैं, उनके लिए दीज वीडियोस आर इनफ। और बहुत ही बेसिक वीडियोस हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनको ये समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आई टोल्ड यू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, की किस तरीके से मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग, किस तरीके से इनहेल होता है, कैसे एक्सेल आउट होता है, वो सारी चीज़ें हमने, वॉल्यूम का घटना, वॉल्यूम का बढ़ना, किस तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है, वो सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में क्लैरिफाई कर ली थी। अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मैंने आपको अलग से बता दिया था, तो उसके डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है अगर, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देर आर सम फैक्टर विच अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि शायद मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दैट व्हाट आर द फैक्टर विच कैन डिस्टर्ब द पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, राइट। कि जो गैसियस एक्सचेंज होना है उसको चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हमारी गैसेज जो होती हैं वो एल्वेलाई के पास पहुँच जाती हैं तो उनको ब्लड में डिफ्यूज़ होना होता है, बट देर इज़ अ डिफ्यूजन मैम्ब्रेन जिसके थ्रू वो क्या करेंगी, पास होंगी। अब वो डिफ्यूजन मैम्ब्रेन मैंने आपको बता दी थी किससे बनती है। सबसे पहले एल्वेलाई जो होती है उसकी खुद की सेल्स, एल्वेलाई की सेल्स को क्या बोलते हो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ये बनी हुई होती है, पेवमेंट एपिथेलियम की ये बनी हुई होती हैं। अब इस एल्वेलाई और इस ब्लड वेसल के बीच में एक नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस भरा रहता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। नॉन सेल्यूलर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। और सबसे आखिर में क्या होती है, ब्लड वेसल की खुद की लेयर, जो किससे बनी हुई होती है, एंडोथीलियल की सेल से बनी होती है, एंडोथीलियम की सेल से। तो इन तीनों को क्रॉस करके एयर को जाना होता है। अगर O2 है तो O2 बाहर से हम जब इनहेल करते हैं तो उसका प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है, इसलिए O2 हायर टू लोअर कंसंट्रेशन कहाँ जाती है, एल्वेलाई टू ब्लड जाती है। बट अगर वहीं हम CO2 की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम वहीं CO2 की बात करते हैं तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है और एल्वेलाई के अंदर कम होता है, इसीलिए ये हाई टू लो की तरफ मूव करती है। तो ये मूवमेंट होनी है,
ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ब्लड वेसल के, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है एंड दिस इज द एरिया जहाँ पर एक्सचेंज होना है, इसको पल्मोनरी कैपिलरी बोला जाता है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ठीक है, अब देखो पहला फैक्टर क्या है, ये तीनों मिलकर के क्या बना रही हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया एल्वेलाई का, दूसरा बेसमेंट सब्सटेंस जो दोनों के बीच में भरा हुआ है विच इज अ नॉन सेल्युलर, तीसरा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। तो ये समझ में आता है ना। तो ये चीजें जब हुई इसको बोला गया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अगर आपका बैरियर, ध्यान से सुनो, अगर बैरियर पतला होगा तो कोई भी चीज इजीली क्रॉस कर सकती है, बट अगर बैरियर मोटा होगा तो उसमें से चीजों को क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। वेरी इजी डिफ्यूजन होगा, बट अगर यही ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एल्वेलाई जो होती हैं दे आर वेस्कुलराइज्ड। वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है जिनके पास ज़्यादा, जिसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। दे आर हाईली वेस्कुलर, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अराउंड सराउंडिंग में, इसलिए इसको हाईली वेस्कुलराइज्ड कहा जाता है। ठीक, तो पहला फैक्टर क्या है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस हमेशा कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर, जिसकी वजह से डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब आर्टरी क्या होती है, आर्टरी वो नहीं होती जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ध्यान से सुनो इस चीज़ को, आर्टरी वो वेसल नहीं होती है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी एक ऐसी वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ऐसी कोई भी डक्ट, ऐसी कोई भी ब्लड वेसल जो जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती है उसको आर्टरी कहा जाता है। और वेन्स किसे कहा जाता है, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन वो नहीं होती जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन वो होती है जो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के आती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इसलिए हमारी परसेप्शन ऐसी बन जाती है कि आर्टरी वो होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और वेन वो होगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, बट दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि हमारी पल्मोनरी आर्टरी होने के बावजूद भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। हमारी पल्मोनरी वेन होने के बावजूद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। तो आर्टरी नॉर्मली क्या है, जो दूर लेकर के जा रही है, जो हार्ट से दूर लेकर के जाती है ब्लड को। वेन जो हार्ट के पास लेकर के आती है ब्लड को, ठीक है। तो ये फाइन क्या है, दीज आर अ फाइन ट्यूबुलर नेटवर्क, कैपिलरी बोला जाता है जिनको, और यहीं से डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। सेकेंड, मैंने आपको फैक्टर बताया था कि जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो इजीली सॉल्युबल हो जाती है। द मोर इज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। जैसे पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, इसी तरीके से जो गैस जल्दी से एनवायरनमेंट में घुल सकती है वो उतनी जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगी। द मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, ईजियर इज द डिफ्यूजन। एंड एक स्टेटमेंट है जो नीट में कई बार पूछी जा चुकी है कि CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ O2। O2 से बहुत ज़्यादा क्या होती है, सॉल्युबल होती है। पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्या होता है, देखो अगर आपसे कोई बोल दे कि एक एयर है ना, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो एयर का होता है प्रेशर, एयर का होता है प्रेशर। अब इस एयर में O2 हो सकती है, इस एयर में CO2 हो सकती है, इस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, या फिर मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकती है, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं। बट अगर हमसे पूछा जाए कि एक अकेली गैस का प्रेशर बताओ, तो वो उस अकेली गैस का प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं, बाय यूजिंग पार्शियल प्रीफिक्स। हम उसमें लगाते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी अब आप पूरी एयर में से इस O2 ने जो प्रेशर लगा रखा है उसको बोलते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इस CO2 ने जो प्रेशर लगा रखा है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर हुआ। तो CO2 हो चाहे O2 हो, अगर वो एक वेसल के अंदर है तो वो अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी। पार्शियल प्रेशर, the pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases, there is a mixture of gases but the pressure which is exerted by a individual gas, एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो उसका क्या है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। Air always move from a region of high partial pressure
टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। बहुत सिंपल सा एक प्रिंसिपल है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब चीज़ें जाती हैं तो वो डिफ्यूज़न होता है। आपने देखा भी होगा कि परफ्यूम की स्मेल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ईजिली चली जाती है। रीज़न उसमें यही है कि जो गैस के अंदर ईजिली डिजॉल्व हो जाता है वो ईजिली डिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो हाई कंसंट्रेशन जिस एरिया में होगी उस कंसंट्रेशन से लो की तरफ ईजिली चला जाएगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या होना है, देखो दो जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पहला बिटवीन द एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी यानी इस एरिया पे यानी लंग्स लेवल पे, और दूसरा टिश्यू जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे एंड सिस्टमिक कैपिलरी यानी टिश्यू के आसपास जो कैपिलरी हैं ब्लड वेसल्स वहाँ पे। तो यानी एक लंग्स लेवल पर एक्सचेंज होता है, दूसरा टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होता है। लेकिन एक्सचेंज में प्रेशर हर एक प्रेशर दो गैसेस का वेरी करता है। PO2 जो लंग्स में ज़्यादा होगी तो लंग्स में PO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा। PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में ज़्यादा होगी तो टिश्यू में उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। एक्सचेंज ऑफ gases O2 and CO2 occur by simple diffusion mainly based on pressure and concentration gradient। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे समझ में आएंगी और चीज़ें क्लियर होंगी क्या है। ध्यान से देखो इस चीज़ को। हमने दो साइट बनाई, ठीक है, हमें एक्सचेंज दिखाना था तो हमने दो साइट बनाई, एक तो एल्वेलाई बनाया और एक हमने टिश्यू बनाया। एल्वेलाई के पास दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एल्वेलाई से ब्लड को लेकर के जाने वाली और एक एल्वेलाई तक ब्लड को लेकर के आने वाली। जो लेकर के आने वाली है वो आर्टरी है और उसको यहाँ पर हमने ब्लू से डिनोट कर रखा है। जो जाने का पाथवे है वो रेड से डिनोट किया गया है। देखो अभी मैंने एक एक्सेप्शन बताया कि पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अभी अभी मैं बता करके हटी हूँ कि मिसकंसेप्शन है जो आपके माइंड में, उसको हटा दीजिए कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नहीं, वेन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है विच इज़ पल्मोनरी वेन जो लंग्स के पास है, एल्वेलाई के पास है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे O2 ज़्यादा थी, O2 का प्रेशर ज़्यादा था यानी PO2 ज़्यादा थी, तो O2 यहाँ से यहाँ मूव कर गई। ठीक है, अब वो मूव करते करते किस में गई, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन जाते जाते कहाँ पर ओपन होगा, हार्ट में। हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। राइट साइड के अपर चैम्बर को राइट आओर्टा बोला जाता है, राइट साइड के लोअर चैम्बर को राइट वेंट्रिकल बोला जाता है, लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर को लेफ्ट आउर्टा बोलते हैं और लेफ्ट साइड के लोअर चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। जो पल्मोनरी वेन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आकर के ओपन होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो राइट साइड का हार्ट होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ खेलता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन क्या लेकर के आई, पल्मोनरी वेन का पाथवे चेक कीजिए। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम तक या लेफ्ट आउर्टा तक क्या लेकर के आती है, ये लेकर के आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाता है, ये वापस जाता है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल आउर्टा। आउर्टा एक बड़ी वेसल है, एक बड़े डायमीटर की वेसल है और ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर देती है। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो पाथवे समझ में आया। एल्वेलाई से कहाँ गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से होता होता पहले आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने किसको दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को। दोनों के बीच में वॉल्व होते हैं, उसके थ्रू ये नीचे आ गया ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको सेमीलूनर वॉल्व को ओपन करके आउर्टा को दे दिया। आउर्टा ने इसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया, किसके थ्रू, बाय यूजिंग सिस्टमिक आर्टरी। आउर्टा एक बड़े डायमीटर की डक्ट है लेकिन वो बाद में ब्रांचेस बना लेती है और उनको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ आउर्टा। ये सिस्टमिक आर्टरी कहाँ पर गई हैं, टिश्यू के पास गई हैं। टिश्यू बोल रहा है कि मेरे पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है यानी CO2 ज़्यादा है और मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर PO2 ज़्यादा था जो पीछे से आ रहा था और यहाँ पर PO2 कम था, तो डेफिनेटली हाई टू लो की तरफ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर गई, ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन वहीं पर CO2 में CO2 ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता है कि जब खाने का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो O2 का यूज़ करके CO2 में उसको तोड़ दिया जाता है, CO2 वाटर और एनर्जी में, और एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब PCO2 यहाँ पर ज़्यादा है, PCO2 यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ PCO2 क्या कर जाएगी, डिफ्यूज़ कर जाएगी। नाउ ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर PCO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। मैंने ये नहीं कहा कि PCO2 ही ब्लड के अंदर आ गई है, नहीं,
PCO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब इस ब्लू वाले में जो आप देख रहे हो इसमें O2 भी है, लेकिन O2 का अमाउंट कम है, PCO2 का अमाउंट ज़्यादा है। इस रेड वाले में जो आपने O2 का कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा था, इसमें CO2 भी थी पर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए समझो कि CO2 यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो हाई टू लो की तरफ मूव कर गई और वो कहाँ पर चली गई, सिस्टमिक वेन के अंदर चली गई। वेन हमेशा यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस जगह से क्या ले रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब ये कहाँ जाती है, ये जाकर के छोटी छोटी वेन्स आपस में जुड़ती हैं और एक बड़ी वेन में ओपन होती हैं जिसको बोला जाता है वेना कावा। अगर आपके अपर बॉडी पार्ट से लेकर के आना हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के आना होता है तो इन्फीरियर वेना कावा। अब ये वेना कावा इस ब्लड को लेकर के आती हैं, कहाँ पर रिलीज कर देती हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सेमिलूनर वॉल्व ओपन होते हैं और ये पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अगेन आर्टरी एक एक्सेप्शन है, आर्टरी यहाँ पर कैसा ब्लड कैरी कर रही है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको फैक्ट है कि ये क्या कैरी करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है कि पल्मोनरी वेन O2 ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ये पहुंचती है जाकर के किसके पास, एल्वेलाई के पास। अब एल्वेलाई के पास CO2 कम होती है और O2 ज़्यादा होती थी। CO2 कम होने की वजह से और यहाँ पे CO2 ज़्यादा है ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो ये CO2 यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है और फिर वो बाहर निकल जाती है। O2 अंदर आई थी, इस वजह से O2 का प्रेशर ज़्यादा था। अब उसने ये वाला पाथवे फॉलो किया, उसने अपना सारा का सारा O2 इसको दिया, सारा तो नहीं दिया, जितना लाई थी उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर दिया और फिर उसके बाद यहाँ से CO2 को कैरी करके हार्ट के थ्रू होते हुए एल्वेलाई के पास पहुँचती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साइड कर देती है। तो ये क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है विच शोज पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट। सिस्टमिक बोला जाता है जब टिश्यू के आसपास हो, पल्मोनरी बोला जाता है जब लंग्स के आसपास हो। ठीक है, बेसिक क्या है, राइट साइड के हार्ट को क्या बोलते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला। क्यों, क्योंकि CO2 ज्यादा है O2 से, यही चीज मैंने बोली। लेफ्ट साइड का हार्ट क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि O2 ज्यादा है CO2 कम है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम इन्होंने बोला है, ये लिखा गया अलग से ताकि समझ पाओ आपकी क्या क्या चीजें हैं। LV रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, RV रिप्रेजेंट करता है राइट वेंट्रिकल को। आउर्टा कहाँ से अराइज हुआ है, आउर्टा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया था ऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ से अराइज हुआ था आउर्टा। तो आउर्टा अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी एंड इट्स ब्रांचेस इज आर्टरी। इसकी ब्रांचेस क्या थे, सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, वेना कावा कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू से सिस्टमिक वेन आई थी, फिर वो सारी मर्ज हो गई थी वेना कावा में टिश्यू से वाया डिफरेंट वेन्स विच ब्रिंग्स दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू एंड मर्ज टू वेना कावा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, आई होप तो नहीं होनी चाहिए। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करना शुरू कर देते हैं और किसके बेस पे रखेंगे, हम रखेंगे इसको प्रेशर के बेस पे। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, पहले इन दोनों के बीच की बात करते हैं। तो ये बेचारी एल्वेलाई थी, इसके आसपास ब्लड वेसल्स थी, क्योंकि हमें पता है वेस्कुलराइज्ड होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके अराउंड होती हैं। तो देखो, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी ना, उसका खुद का पार्शियल प्रेशर था 159 mmHg, 159 mmHg। ठीक है, और ये प्रेशर जो है जब अंदर गया एल्वेलाई के अंदर, तो एल्वेलाई के अंदर ये प्रेशर चेंज हो गया, और किसमें, ये थोड़ा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये चेंज होकर के हो गया 104 mmHg। पहले वन घटते हुए क्रम को देखेंगे हम, एक टाइम पर एक ही चीज को डिस्कस करेंगे। हम पहले O2 को ही डिस्कस करेंगे, CO2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम पहले O2 का पाथवे जो अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। CO2 जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगी तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम O2 के प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, O2 159 बाहर था, O2 अंदर कम था, प्रेशर 104 था, इसलिए O2 और अंदर आ गई है ना, 159 से अंदर की तरफ आ गई। अब अगर हम देखें, ये इन्होंने दिखाई है पल्मोनरी आर्टरी, जो एक तरीके से ऐसे लगा लो, इन्होंने थोड़ा अलग दिखा दिया है मैम ने। इसमें आप समझो कि ये वाली पल्मोनरी वेन है, और जब ये O2 यहाँ पर थी 104, यहाँ से ये कहाँ गई है, इसमें गई है, किसमें, पल्मोनरी वेन के अंदर गई है, क्योंकि वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर O2 का था वो कितना था, 40 mmHg था, 40 mmHg। ठीक है,
एक्चुअली ना ये गलत है बेटा, ये थोड़ा सा गलत है, इसको मैं अपने तरीके से समझाना चाहूँगी। ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग। कुछ इस तरीके से समझते हैं, ये थोड़ी सी इन्होंने गलत दे रखी हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं इनके गलत हैं यहाँ पे। तो देखो, होता क्या है, PO2 का 159 कहाँ पर था, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर था, वो कहाँ पर आया, एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई के अंदर कितना है, पी, मैं बता देती हूँ, एल्वेलाई के अंदर है PO2 104। अब ये 104 जो है ये घट करके पल्मोनरी वेन के अंदर आता है, कितना हो जाता है 95, ये हो जाता है 95। तीन जगह पता चला। एल्वेलाई में कितना था, बाहर कितना था 159, एल्वेलाई तक आते आते हो गया 104, फिर और घट गया पल्मोनरी वेन में हो गया 95। अब ये 95 यहीं पे लिखते हैं, चलो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ मैं O2 का बताती हूँ ना, एल्वेलाई में था PO2 कितना, ये था 104, बाहर कितना था PO2, बाहर ये दिख रहा होगा आपको, बाहर था 159 mmHg प्रेशर, अंदर एल्वेलाई में हो गया 104। फिर हम पहुंचे पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में PO2 कितना हो गया 95 mmHg। अब ये 95 आगे गया, यही 95 LA तक गया, फिर LV तक गया, फिर यहाँ से होता होता सिस्टमिक आर्टरी में गया। सिस्टमिक आर्टरी में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है बेटा 95 mmHg, सेम रहेगा। अब ये पहुंचा टिश्यू के पास, टिश्यू ने कहा नहीं भाई मेरे पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मेरे पास तो कम है, तो मेरे पास कितना है PO2 यहाँ पर, PO2 यहाँ पर होता है 40 mmHg, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे कितना है 40 है, अराउंड 40 रहता है। तो ये 95 से क्रॉस करके कहाँ आ जाता है, टिश्यू में पहुंच जाता है। अब यहाँ से PCO2 उठाता है, PCO2 जब उठाता है तो PCO2 यहाँ पे ज़्यादा होता है, करीबन 46 या 45 के अराउंड रहता है, NCERT 45 लिखती है। तो PCO2 टिश्यू में ज़्यादा था, 45 था, ये 45 से डिफ्यूज़ करके यहाँ पर आ गया, PCO2 हो गया 45। अब यही PCO2 सारी जगह चल रहा है, सिस्टमिक वेन में भी यही है, वेना कावा में भी यही है, आगे चल करके भी यही है, यहाँ तक आ गया है। यहाँ तक आते आते PCO2 का अगर हम देखें तो ये 45 है, ठीक है, और यहाँ पर आकर के देखा तो ये PCO2 कितना था 40 था। तो इसका मतलब, और बाहर जब हम पहुंचे तो बाहर और भी कम प्रेशर था, PCO2 का 0.3 था, इसीलिए ये PCO2 यहाँ से बाहर चली जाती है। समझ में आ गया इतना। तो यानी कि ये सारा कंसेप्ट इतना सा है कि PO2 सबसे ज़्यादा बाहर थी, तो फिर वो अंदर आई, अंदर एल्वेलाई में मतलब कि कम थी, इस वजह से वो अंदर आई, अंदर कितनी थी 104 थी, फिर यहाँ से और अंदर देखा गया तो और भी कम थी 95 थी, तो वो घूमते 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 टिश्यू तक पहुँची, टिश्यू ने वो सारी O2 ले ली, टिश्यू ने O2 ले लिया, O2 को ले लिया, और यहाँ पर क्यों ले लिया, क्योंकि इसका प्रेशर O2 का यहाँ पे कम था, 40-45 के अराउंड था, मैं अभी एक बार क्रॉस चेक करके बताऊंगी आपको, 40 के अराउंड था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से PCO2 को पिक कर लिया, क्यों, क्योंकि PCO2 का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, कितना था 45 के अराउंड था। फिर PCO2 को पिक करके वो लेके जा रहा है सिस्टमिक वेन के थ्रू, वेना कावा, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और कितना है उसका प्रेशर PCO2 45 है। अब ये 45 यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे CO2 40 था, इसलिए यहाँ से यहाँ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, और बाहर देखा गया तो PCO2 और भी कम था, इसलिए ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, प्रेशर के ऊपर रहने वाली चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और मैंने कही थी कि जो आर्टरी है वो यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी है, उसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे CO2 नहीं है, नहीं, यहाँ पे CO2 भी है। सिस्टमिक आर्टरी में CO2 होती है, लेकिन उसका प्रेशर बहुत कम होता है, 40 mmHg होता है। इसी तरह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो सिस्टमिक वेन है जिसके अंदर PCO2 कितनी थी, PCO2 थी 45 के अराउंड, इसके अंदर भी O2 है, अंदर कितनी है O2 40 है, लेकिन उसका प्रेशर कम है विद रिस्पेक्ट टू CO2, इसीलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस वाली फिगर पे फोकस मत करना, यहाँ पे देखते हैं PO2 की बात करते हैं पहले mmHg में। एटमॉस्फेयर में 159, एल्वेलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी बताया ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी O2 होती है, कितनी है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है तो इसमें कितनी है 95, टिश्यू में कितनी है 40, टिश्यू के अंदर 40 थी, ठीक है। PCO2 आ जाइए, PCO2 कहाँ से उठाइए, टिश्यू से उठाइए, तो टिश्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो टिश्यू में सबसे पहले कितनी है, टिश्यू में देखो, टिश्यू में 45 थी, मैंने कितनी लिखी है, टिश्यू में 45 है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितनी है 45 है, 45 है। फिर जब हम और ऊपर पहुंचे, और ऊपर आने पे हम पहुंचे यहाँ पर, यानी एल्वेलर लेवल पे, तो एल्वेलर लेवल पे कितनी है 40 है, ठीक है। और
PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है, यानी इस वाले ब्लड में कितनी है PCO2 40 है, ये मैंने लिखवाया है तो ये रहा। एल्विलाई पे कितनी है 40 है, ये मैं अभी लिखवा कर हटी हूँ, ये रहा एल्विलर लेवल पे PCO2 40 है और एटमॉस्फेयर पे 0.3 है। तो अगर आपने ये वाला पाथवे याद कर लिया और ये वाला पाथवे याद कर लिया तो बहुत ईजी है। आपको O2 कंसंट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ लानी है तो अंदर कम करते जानी है, और अंदर से CO2 बाहर लेकर के जानी है तो CO2 अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, बाहर कम होनी चाहिए। तो उस तरीके से आप प्रेशर याद रखोगे। ये एग्जैक्ट डिटो मैम ने यहाँ पे बताया हुआ है चीज़ों को। इस वाले चार्ट को ये वाला ग्राफ जो है इसको थोड़ा सा भी साइड में रखिए, इस वाले ग्राफ पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेम चीज़ है, देखो O2 की बात करते हैं। O2 104 थी, है ना, बाहर 159 थी। ओके, O2 104 थी, यहाँ से होते हुए यहाँ पे गई, पल उल्टा इन्होंने इस तरफ से दिखाया है। O2 104 थी और ओके O2 104 थी यहाँ पे, यहाँ से होते हुए पल्मोनरी वेन के अंदर गई। वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 95 है। अब ये आगे गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ सिस्टमिक आर्टरी में गया तो यहाँ पे PO2 कितना है 95 है। यहाँ पे O2 टिश्यू में 40 था, यहाँ पे 95 था, तो ये यहाँ पे मिल जाता है। CO2 कितना है 45 है यहाँ पे टिश्यू के अंदर, यहाँ से 40 यहाँ पे हो गया, या फिर ऐसे ही मान लो डायरेक्टली 40 लिख दिया उन्होंने, 45 रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ से 45 होते होते ये 45 रहेगा यहाँ पे ना, ये 45 है। वैसे 46 होता है इसलिए कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, बट एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया गया, तो ये 45 है। ये 45 होते होते कहाँ चला गया है आपके पास, ये पहुँचा यहाँ पर, यहाँ पे PCO2 45 है, होते होते ये सिस्टमिक वेन के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच गया वाया हार्ट से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये PCO2 यहाँ पे 45 है, यहाँ पर PCO2 40 था, इसलिए 45 से 40 की तरफ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40, यानी दोनों का प्रेशर यहाँ पे सेम रहेगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अगेन हम आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए आपको दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट देखना है, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। CO2 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। O2 के लिए एक ग्राफ आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व, है ना, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की जब बात आती है तो O2 दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और एक वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्या मतलब है, कहाँ पे डिसॉल्व कैसे हो सकता है। तो देखो ये ब्लड वेसल है, मैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में बता दूँ, ये ब्लड वेसल होती है। इस ब्लड वेसल में आपको दो चीज़ें मिलती हैं ब्लड के अंदर, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो ब्लड में मिलता है प्लाज्मा और दूसरा मिलता है फॉर्म्ड एलिमेंट। एक तो मिलता है बेटा प्लाज्मा, ठीक है, और एक मिलता है आपको फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं, कौन कौन सी, एक मिल जाती है आपको RBC जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, एक मिल जाती है WBC जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, सोल्जर का काम करती है, और तीसरा मिलते हैं प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर, RBC WBC प्लेटलेट्स। आपके काम का जो है वो एक तो प्लाज्मा है, और इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट में से एक अकेली RBC है जो हम ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए देखेंगे। तो RBC की शेप कुछ ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं बाइकॉन्केव शेप की, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन भरा रहता है, क्योंकि मैच्योर RBC के पास कुछ भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी नहीं होता है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से एनारोबिक पाथवे चलता है रेस्पिरेशन का, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से ऐसा मान लीजिए 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स आपको इसके अंदर हीमोग्लोबिन के मिल जाएंगे। तो आपको एक तो ऑक्सीजन या तो प्लाज्मा में डायरेक्ट डिसॉल्व होके जाएगी, या फिर वो किसके थ्रू जाती है, RBC के थ्रू जाती है। अब RBC में भी किसके साथ जुड़ के, HB के साथ जुड़ के, यानी HB के साथ क्या बना लेती है, O2 बना लेती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम इसको बोलते हैं जब ये बाउंड फॉर्म में इस तरीके से जाते हैं। अब क्योंकि आपकी जो O2 है उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो प्लाज्मा में कम होता है, इसलिए वो कम अमाउंट में प्लाज्मा के थ्रू जाती है और ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जाती है। ये चीज़ उन्होंने बोली है कि जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में दो चीज़ें हैं, एक तो प्लाज्मा है जो लिक्विड पार्ट है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, एक तो ब्लड सेल्स और एक ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में क्या है, RBC है एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, और WBC है वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, है ना। O2 दो फॉर्म में जाती है, डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ घुल करके जाती है 3%,
और बाउंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जाती है 97%। तो ज़्यादा किस फॉर्म में जाती है, इस फॉर्म के अंदर जाती है। O2 इज बाउंड टू हीम, O2 किसके साथ बाउंड रहती है, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है। देखो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें ना, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन में एक पार्ट होता है हीम और एक पार्ट होता है ग्लोबिन। हीम पार्ट जो होता है ना, ये वाला ऐसा पार्ट होता है जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, आयरन की कंटेनिंग आयरन रखता है और 4 पोरफायरिन रिंग्स रखता है जिनमें नाइट्रोजन भी होती है, और उन पोरफायरिन रिंग्स के सेंटर में आयरन को रखता है। और ग्लोबिन क्या होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन की चेन होती है ग्लोबिन, ठीक है। अब जो हीम है उसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट है, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 O2 जुड़ सकते हैं। ये बात मैं यहाँ बता रही हूँ, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे एक आंसर करना चाहूँगी कि देखो एक हीमोग्लोबिन के साथ अगर एक O2 जुड़ता है और 3 ऑक्सीजन नहीं जुड़े हैं, इसका मतलब उसकी 3 पोजीशन अभी खाली है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 25% सैचुरेट है, राइट। अगर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो आई कैन से कि मेरा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है। अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो 75% सैचुरेट है, और अगर 4 जुड़ जाएं तो इसका मतलब 100% सैचुरेट है। क्या इससे ज़्यादा आप इसमें जोड़ पाओगे, कुछ नहीं। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर एक हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन जब जुड़ता है इनिशियली, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जुड़ने में, लेकिन जैसे ही वो जुड़ जाता है वो दूसरे वाले के लिए बहुत इजी एफिशिएंट पाथवे बना देता है जुड़ने का। वो उसको बहुत इजीली क्या करता है, हेल्प करता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल को जुड़ने में। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो तीसरे वाला और भी जल्दी जुड़ जाता है, जब तीनों जुड़ जाते हैं तो फोर्थ वाला और भी ज़्यादा जल्दी जुड़ जाता है। इसका मतलब आप एफिनिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पर एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल, और सेम होता है जब 2 जुड़ जाते हैं तो थर्ड मॉलिक्यूल के लिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग, कि आप क्या कर रहे हो, जब जुड़ गया है तो दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो बाइंडिंग करने के लिए। आपको ये परसेंटेज याद रखना होगा कि डिसॉल्व होकर के प्लाज्मा में ऑक्सीजन सिर्फ 3% ट्रांसपोर्ट होती है और हीमोग्लोबिन के साथ 97% ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन जुड़ती किससे है, आयरन पार्ट से हीमोग्लोबिन के। ध्यान रखना आयरन में कौन सी फॉर्म में या कौन सी केटाइनिक फॉर्म में, +2 की फॉर्म में, जब वो अपनी इस वैलेंसी में होता है। Fe3+ में नहीं जुड़ेगी, Fe2+ में जुड़ती है। Fe3+ में जुड़ गई तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। Hb+O2, जब HbO2 के साथ जुड़ता है तो ये एक रिवर्सिबल फिनोमिना होता है, यानी ये दोनों जुड़ भी सकते हैं और जब ज़रूरत ना हो या फिर जहाँ पर इनको टूटना है, जहाँ पर ऑक्सीजन को फ्री होना है, वहाँ पर ये टूट भी सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट इज़ ओनली ऑक्सीजिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपने बस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। तो एल्वेलाई में O2 ज़्यादा थी, बाहर से O2 आई, तो एल्वेलाई से O2 2 जगह गई। एक तो O2 गई कहाँ पर, आपकी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर 3%, और एक और किसके अंदर गई है, RBC के अंदर गई है। O2+ हीमोग्लोबिन, HbO2 की फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये है पल्मोनरी कैपिलरी, ये है प्लाज्मा 3%, और ये कितनी गई है, 97%, ठीक है। इस तरीके से ये डिफ्यूज़ होती है। अब ये टूटती कैसे है, जोड़ तो हमने दी, टूटती कैसे है। टूटने का फिनोमिना है ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी के लिए जो मैंने एक चीज़ समझाई थी कि RBC के पास हीमोग्लोबिन होता है, हीम में 4 हीम होते हैं, 4 ग्लोबिन की चेन होती है, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती हैं, प्रोटीन की चेन होती हैं। आप एक डिसऑर्डर पढ़ोगे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि बीटा जो चेन होती है ना, बीटा चेन, उसमें 6 पोजीशन पर चेंज आ जाता है। तो 6 पोजीशन पर जो अमीनो एसिड होता है उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी वो चेंज हो जाती है। तो प्रोटीन की जो चेन है वो 2 अल्फा और 2 बीटा यहाँ पर रहने वाली हैं। ये चेन चेंज करती हैं अडल्ट के अंदर, और एक फीटस जो कंडीशन होती है उसमें ये अलग होती हैं। 2 लाइक डेल्टा चेन होती है जब बच्चा होता है, इसीलिए उसके अंदर रेस्पिरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी भी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, आप इतना याद रखना कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये, आयरन कंटेनिंग इन द Fe2+ फॉर्म, और 4 ग्लोबिन की चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, जैसे कि ये रही। तो ये आयरन कंटेनिंग पार्ट सेंटर में रखा गया है, और ये 2 अल्फा की चेन है और 2 बीटा की चेन है। इसको हम बोलते हैं हीम पार्ट विद आयरन, जो सेंटर में है, और बाद में क्या है, ग्लोबिन की चेन इनको फोल्ड किया हुआ है। दैट इज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम 4 O2। ईच 100 ml ऑफ ब्लड हैज़ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। ये सबको पता है ऑन एन एवरेज कि 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए।
इसका मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, और हमें ये पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है, 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। तो इसका मतलब हर 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 15 इंटू 1.34, ये सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म है। तो एवरी 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड करीबन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, 20 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर से ब्लड से 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। समझ में आ गई। और इसका भी नॉर्मल कंडीशन में 20 मिलीलीटर का 5 मिलीलीटर टिश्यू को दिया जाता है, जब नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन की उसे ज़रूरत होती है। 15% वापस निकाल दिया जाता है एयर के अंदर। और इसी तरह अगर स्टर्नस, बहुत हैवी एक्सरसाइज आप करके आते हो, तो 20 मिलीलीटर का 15 मिलीलीटर टिश्यू को दे दिया जाता है, और 5 मिलीलीटर जो होता है वो वापस कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमारे पास अभी चैप्टर बचा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हम एक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप ये सारे लेक्चर एक बार ले लीजिएगा, जितने भी हैं 3 या 4 लेक्चर जो भी हैं, आप उनको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।